स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। चलिए कुछ खबर से रूबरू होते हैं और जानते हैं क्या क्या खबर आ रही है। खबर की शुरुआत करने से पहले आपसे हम इस चैनल पर आपको कुछ न्यूज़, एंटरटेनमेंट और आपके लिए कुछ खास जानकारी, शिक्षा संबंधी जानकारी और रोजगार संबंधी जो भी कंटेंट होते हैं होते हैं वो आपके लिए लेके आते हैं। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। खबर की शुरुआत करते हैं अच्छी खबरों से और साथ ही अन्य खबर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं सीटीईटी के लिए जारी हुए क्वेश्चन पेपर। और सीटीईटी के लिए जो है ये क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया है। सीटेट 2021 एग्जाम की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सैंपल पेपर भी जारी हो चुके हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट स्टूडेंट इन पेपर्स को डाउनलोड करके मॉक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि शिक्षा बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी 2021 के लिए सैंपल पेपर जारी किए हैं। जिन उम्मीदवारों के लिए इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे ऑफिशियल वेबसाइट हैं। तो आप देख सकते हैं कि ctet.nic पे सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं आप, और उसके बाद जो है नए पैटर्न पर एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो इस साल सीटेट का एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा और नए पेपर आप नए पैटर्न के आधार पर आयोजित की जाएगी। नया एग्ज़ाम पैटर्न को बारीकी से समझने के लिए उम्मीदवार इन सैंपल पेपर्स की मदद से ले सकते हैं। सीबीएसई ने इस साल से परीक्षा के पैटर्न को बदलने का फैसला किया है। सीटेट एग्ज़ाम 16 दिसंबर 2021 में 13 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन मोड में आयोजित किए जाएंगे। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहले शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी और दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक ख़त्म होगी। सैंपल पेपर को डाउनलोड करने के लिए इस 4 स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं। स्टेप 2 में क्या करना है कि होम पेज पर सीटीईटी सैंपल पेपर 2021 लिंक पर क्लिक करें और तीसरा स्टेप है सीटीईटी सैंपल क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पर खुल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सीटीईटी ने जो है ये फैसिलिटी जारी किया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। 15 के बाद जो है मेडिकल नामांकन की प्रक्रिया होगी और बीते वर्ष के आसपास ही मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ रहने की संभावना है। एमबीबीएस के 1703 एवं बीडीएस की 235 सीटों पर होना है नामांकन। नीट 2021 के माध्यम से देश भर के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। वर्ष 2020 में नीट में बिहार के ऑल इंडिया 15% कोटा के साथ साथ राज्य का भी कट ऑफ बढ़ गया था। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि कट ऑफ वर्ष 2020 के आसपास ही रहेगी और वर्ष 2020 के मापदंड राउंड में 618 अंक तक लाने वाले विद्यार्थियों का नामांकन राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज में हुआ था। राज्य में एमबीबीएस के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में 1070 सीट है निर्धारित की गई, जबकि निजी मेडिकल कॉलेज में 700 सीटें हैं। सरकारी बीडीएस कॉलेज में 36 सीटें तथा निजी में लगभग 216, यानी प्राइवेट में आपको 216 सीट निर्धारित हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज में 85% सीटों का नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद यानी बीसीईसीबी की ओर से प्रक्रिया होगी। बीसीईसीबी के विशेष कार्य पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि अभी ऑल इंडिया कोटा के आधार पर नामांकन आरंभ होने के बाद राज्य के 85% सीटों के नामांकन प्रक्रिया 15 नवंबर के बाद आरंभ होगी। इसके लिए विस्तृत सूचना प्रकाशित की जाएगी। वर्ष 2018 में हुआ था 539, तो 2020 में 618 का नामांकन। बीसीईसीबी के आंकड़ों के पर ध्यान दें तो वर्ष 2018 में 2020 तक के हर वर्ष मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए कट ऑफ बढ़ता ही रहा है। वर्ष 2018 में सामान्य वर्ग के लिए 539 पर नामांकन हुआ। वर्ष 2020 में सेकेंड राउंड में सामान्य कोटि का जो है 598, एससी के लिए 457, एसटी के लिए 487 और ईबीसी के लिए 587, बीसी के लिए 604 और ईडब्ल्यूएस के लिए 598, आरसीजी के लिए 600 एवं दिव्यांग के लिए 134 अंक क्लोजिंग रहा। पीएमसीएच, डीएमसीएच, एएनएमसी गया, जेएलएनएमसी भागलपुर, एनएमसीएच पटना, जीएमसी बेतिया, एसकेएमसीएच, आईजीआईएमएस, बीआईएमएस पावापुरी,
जेएकटी एमसीएच मधेपुरा पटना डेंटल कॉलेज एकमात्र सरकारी डेंटल कॉलेज है। अगली खबर बीसीबी के 15 के बाद करेगा मेडिकल में एडमिशन प्रोसेस। ऐसी एमबीबीएस के लिए 1703 और बीडीएस के लिए 235 सीट पर होना है एडमिशन। सरकारी मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच, डीएमसीएच, जेएलएनएमसी भागलपुर, एनएमसीएच पटना, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, एएनएमएससी गया, आईजीआईएमएस पटना, जीएमसी बेतिया, बीआईएमएस पावापुरी, जेएकटी एमसीएच मधेपुरा, जबकि पटना डेंटल कॉलेज एकमात्र सरकारी डेंटल कॉलेज है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। तो 2030 तक होगी ताज़े पानी की कमी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हवा से पानी बनाने की तकनीक पर हो रहा है काम, 40% तक कम हो सकती है 2030 तक ताज़े पानी की कमी। 2.2 अरब लोगों तक पानी पीने के पानी की सेवाओं तक पहुंच नहीं है। 4.2 अरब लोगों के पास सैनिटेशन सेवाओं तक पहुंच नहीं है, ये डाटा है। 3 अरब लोगों के पास दुनिया भर के हाथ धोने तक की सुविधा नहीं है और 3 में से 1 व्यक्ति के पास सुरक्षित पीने की पानी तक पहुंच नहीं है। WHO ने मानी कि समस्या की गंभीरता। WHO के अनुसार दुनिया में 2 अरब लोगों तक सुरक्षित पीने की पानी की सेवाओं तक पहुंच नहीं है। 4.2 अरब लोगों के पास सुरक्षित प्रबंधन वाली सैनिटेशन सेवाओं तक पहुंच नहीं है। इतना ही नहीं, 3 अरब लोगों के पास दुनिया में भर में हाथ धोने तक की सुविधा नहीं है। संघनन पर आधारित मॉडल होगा। वायुमंडल पानी के हार्वेस्टर पानी के बचाने के वाली इस द्रव्य को ऐसी जगहों पर हवा से निकाल सकेंगे जहां साफ पानी तक पहुंच की स्थिति बहुत खराब है। एक्स मून शॉट फैक्ट्री के जैक्स लॉर्ड के शोधकर्ताओं ने इसे हार्वेस्टर का डिजाइन किया है। इसका प्रोटोटाइप मॉडल की तैयार कर लिया गया है। सौर ऊर्जा पर चलता है और संघनन प्रक्रिया के दौरान छोटे पैमाने पर काम करता है। कितना पानी निकलेगा पता है आपको? तो टीम ने इतना पानी निकाला था जिससे एक व्यक्ति की सूखे में हाइड्रेट रखा जा सके। शोध पत्र में गूगल, WHO, यूनिसेफ और एक्स मून शॉट फैक्ट्री शोधकर्ताओं ने योगदान दिया था। तो दुनिया में जलवायु परिवर्तन के अलावा कई समस्या हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इनमें एक पीने के पानी की समस्या भी है, गंभीर होता जा रहा है। दुनिया भर में ताज़े पानी के स्रोतों की मात्रा 2030 तक 40% तक कम हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने एक बहुत बड़ी समस्या माना है। इसके कारण अब दुनिया में बहुत से लोगों की विस्थापित तक होना पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक अब हवा से पानी हासिल करने का तकनीक विकसित करने की योजना बना रहे हैं। तो अगली खबर की रुख करते हैं। QRS रैंकिंग में दिल्ली की शिक्षण संस्थानों का दबदबा रहा। ये है लंदन के QRS एशिया यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के विश्वविद्यालयों को 2022 के लिए रैंकिंग जारी कर दी है। एशियाई विश्वविद्यालय की रैंकिंग में भारत के 118 विश्वविद्यालय शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ 200 शिक्षा संस्थानों में दिल्ली का दबदबा दिखता है। 4 उच्च शिक्षण संस्थान इनमें से जगह बनाने में कामयाब रहे। सर्वश्रेष्ठ 100 में IIT आपको दिल्ली हो गई, दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU शामिल हैं। शीर्ष 100 संस्थानों में IIT दिल्ली का 45वां और दिल्ली विश्वविद्यालय का जो है आपको 77वां स्थान रहा और JNU का 81वां स्थान रहा। शीर्ष 200 में राष्ट्रीय राजधानी के 4 शैक्षिक संस्थान हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया पहली बार 200 में क्लब में शामिल हुआ। गत वर्ष जामिया की रैंकिंग 203 थी, लेकिन इस बार सुधरकर 186 पहुंची है। जामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर ने कहा कि हाल में NIRF रैंकिंग जारी हुई थी। ये तो लंदन की QRS एशिया यूनिवर्सिटी से है, दुनिया भर के विश्वविद्यालयों का 2022 के लिए रैंकिंग जारी करता है। तो इसमें जो है आपको जामिया के कुलपति नजमा अख्तर ने क्या कहा कि NIRF रैंकिंग जारी हुआ जिसमें गत वर्ष के मुकाबले रैंकिंग 10 से सुधरकर 6 तक पहुंच गई थी। अब QRS रैंकिंग भी सुधरी है। कोरोना के चुनौतीपूर्ण समय में प्रदर्शन सुधारना बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्रदेश में पेट्रोल 3.20 वो डीजल 3.90 रुपये हैं, सस्ते हुए हैं। तो ये केंद्र सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल की कीमतों में राहत देने के निर्णय के बाद
राज्य सरकार ने भी राज्य स्तर पेट्रोल और डीजल उपभोक्ताओं की बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी अतिरिक्त राहत की जानकारी। अब पेट्रोल जो है 105.90 और डीजल 91.09 रुपये प्रति लीटर होगी। ये किसी राज्य की अपनी तरफ से दी गई कितनी राहत है ये आप देख सकते हैं। ये पेट्रोल हो गई और ये डीजल हो गया। अगली खबर की रुख करते हैं तो बांका के जो है डीओ वो कुर्सी पवन कुमार के हाथ में चली गई है। पवन कुमार को ये पद सौंपा गया है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बांका। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहाँ बरियम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पवन कुमार को दिया गया है। श्री कुमार को जिला पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार वित्तीय अधिकार के साथ साथ दिया गया है। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के निर्देशक सह अपर सचिव सुशील कुमार के हस्ताक्षर से जारी हुआ। यह व्यवस्था नियमित पदस्थापन या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था होने तक बनी रहेगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं तो मैट्रिक की सेंटर परीक्षा 12 से स्कूलों में तैयारी हुई शुरू और परीक्षा में शामिल होना है अनिवार्य। सेंटर परीक्षा में शामिल होना हर परीक्षार्थी के लिए अनिवार्य है। इसमें शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में भी शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। उनका प्रवेश पत्र भी जारी नहीं होगा। तो ये जो है 12 नंबर से शुरू हो रहा है। परीक्षा 20 नंबर तक आयोजित होगी। इसके बाद रिजल्ट बिहार बोर्ड तक 25 नंबर तक भेज दिया जाएगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। राजकीयकृत स्कूलों के शिक्षकों के MACP का रास्ता साफ। राजकीयकृत एवं परियोजना उच्च विद्यालयों के सहायक शिक्षकों की MACP मिलने का रास्ता साफ हो गया। दरअसल 6 मार्च 2019 को जारी शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 554 में किए गए प्रावधानों के आलोक में राजकीयकृत एवं परियोजना उच्च विद्यालय के सहायक शिक्षकों की 1 जनवरी 2009 के प्रभाव से MACP को स्वीकृति के फलस्वरूप ग्रेड पे की स्वीकृति के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण महालेखागार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन मांगा था। इसके मद्देनज़र शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से परामर्श लिया। देखिए PB2 +2 ग्रेड में 4600 होने की स्थिति में इन्हें प्रथम MACP PB2 पे बैंड जिसको बोलते हैं 2 +2 ग्रेड में 4800 दे होगा। द्वितीय MACP की स्वीकृति पर PB2 +2 ग्रेड में 5400 तथा तृतीय MACP PB3 प्लस ग्रेड पर 5400 अनुमान्य होगा। अगली खबर की रुख करते हैं। बीएड में नामांकन प्रक्रिया समाप्त। 865 सीटों पर रह गई। ये सीट खाली रह गई। 865 सीटें रह गई खाली। CTET बीएड 2021 के लिए नामित नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री नामांकन के लिए 3 राउंड की नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। 2 राउंड की नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बचे हुए रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए स्पॉट राउंड के तहत नामांकन 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक पूरा कर लिया गया। राज्य के सभी बीएड महाविद्यालय में कुल 37,350 सीटें पर नामांकन लेना था। इसमें 3 राउंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब तक 36,485 अभ्यर्थी ने अपना नामांकन करा लिया था। अब केवल बीएड महाविद्यालय में 865 सीट ही रिक्त रह बची है। इसमें अभी तक सभी विश्वविद्यालय में हुए नामांकन की संख्या इस प्रकार है। पटना विश्वविद्यालय में 299, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में 2,989 और BNMU में 1237, BRA बिहार विश्वविद्यालय में 6,097 और JP विश्वविद्यालय में 1,226 आदि हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। वेतन भुगतान नहीं होने के मामले में कार्रवाई की मांग हो रही है। TET STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने गोपुर जिसको बोलते हैं शिक्षकों के वेतन भुगतान नहीं होने के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर है कि आधार कार्ड में कई बार नहीं हो सकते हैं बदलाव। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप बार बार आधार कार्ड में अपना नाम और जन्मतिथि की तारीख बदल सकते हैं तो यह गलत है। आधार कार्ड में कोई भी बदलाव कुछ ही बार होता है, उसके बाद आप उसे नहीं बदल सकते। हालांकि अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट नहीं है तो फिर पहले तो आपको इसे अपडेट कराने की आधार कार्ड सेंटर पर जाना होगा। अगर मोबाइल नंबर अपडेट है तो फिर आप कुछ बदलाव ऑनलाइन कर सकते हैं। इस समय आधार किसी भी सेवा के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आपको आधार कार्ड में सभी जानकारियाँ अपडेट रखनी चाहिए। साल 2019
में जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये नाम से जन्म तिथि, जेंडर, लिंग के बदलाव पर एक सीमा लगा दिया था। इसके लिए आपको एक छोटा सा चार्ज भी देना होता है, जैसे कि बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको 100 रुपये देना होगा, जबकि डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रुपये और आधार को कलर में डाउनलोड करने के लिए 30 रुपये का चार्ज देना होगा। आधार में आप अपना नाम केवल 2 बार अपडेट कर सकते हैं। यह बदलाव ये बदल सकता है। जहाँ तक जन्मतिथि की बात है तो आप इसकी तारीख एक बार ही बदल सकते हैं। इसके बाद अधिकतम बदलाव जन्मतिथि में आप 3 साल कर सकते हैं, यानी आपकी जन्म तारीख उसके 3 साल आगे या 3 साल पीछे की तारीख को आप कर सकते हैं। यह तारीख आपके आधार के एनरोलमेंट के आधार पर तय होगी। इसी तरह कोई भी व्यक्ति एनरोलमेंट के समय जो जन्म तारीख का कागजात दिया होगा उसी को रिकॉर्ड भी माना जाएगा। अगर एनरोलमेंट के समय आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है तो फिर आपने जो कहा होगा उसे ही रिकॉर्ड में लाया जाएगा। भविष्य में यदि आप जन्मतिथि की तारीख बदलना चाहते हैं तो फिर आपको उसका डॉक्यूमेंट देना होगा। यह एक ही बार बदला या अपडेट किया जाएगा। अगर आप अपने लिंग यानी जेंडर में कोई बदलाव चाहते हैं तो इसके लिए भी एक बार भी की सुविधा है, आप इसे बदल सकते हैं। अगर आप नाम, जन्मतिथि और जेंडर को कई बार बदलना चाहते हैं तो यह संभव है, लेकिन यह संभव होगा जब कोई अपवाद स्वरूप स्थिति होगी। आपको इसके लिए आधार के क्षेत्रीय कार्यालय में ही फिर जाना होगा। ऐसी स्थिति में पहले आपको आधार के क्षेत्रीय कार्यालय या फिर help@uidai.gov.in को ईमेल करना होगा। फिर आपको इसका कारण बताना होगा कि आप इसे क्यों करना चाहते हैं। इसके बाद इससे संबंधित डिटेल्स और उसका प्रूफ देना होगा। आधार का क्षेत्रीय कार्यालय इसका ड्यू डिलीजेंस करेगा। अगर उसे लगा कि आपकी अपील सही है तो फिर क्षेत्रीय कार्यालय इसके लिए मंजूरी देगा। अगर आपकी अपील सही नहीं है तो फिर मंजूरी नहीं मिलेगी। तो ये खबर है आधार के संबंध में। अगली खबर की रुख करते हैं। 39 और संबद्ध डिग्री कॉलेजों को मिलेगा 82 करोड़ का अनुदान। महापर्व छठ के पहले शिक्षकों और कर्मियों का वेतन भुगतान। तो ये खबर है छठ महापर्व के पहले प्रदेश के 39 और संबद्ध डिग्री कॉलेज को 82 करोड़ रुपये अनुदान मिलेगा। शिक्षा विभाग ने स्नातक शैक्षणिक सत्र 2009 से 12 और 2010 से 13 में उसके छात्रों को श्रेणीवार परीक्षा परिणाम के आधार पर संबंधित अनुदान भुगतान की प्रक्रिया शुरू की है। इसके पहले 2 चरणों में 120 संबद्ध डिग्री कॉलेज का अनुदान का भुगतान किया जा चुका है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर ये है कि गूगल लॉगिन के नियम जो है वो बदल चुके हैं। तो 9 नवंबर तक करना होगा। ये तारीख एक निर्धारित की गई है, 9 नवंबर तक आपको करना होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। गूगल अकाउंट चलाने वाले सभी यूजर्स को अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो गया है। दरअसल कंपनी 9 नवंबर से सभी यूजर्स के लिए 2SB लागू कर रही है। कंपनी ये बदलाव यूजर की सिक्योरिटी के लिए कर रही है। इस वेरिफिकेशन के बाद आपके अकाउंट में लॉगिन की नई लेयर जुड़ जाएगी। गूगल ने इसी साल 2SB को लागू करने का ऐलान किया था। कंपनी ने साल की शुरुआत में अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि 2021 के आखिरी तक हम 2SB में 150 मिलियन यानी 15 करोड़ गूगल यूजर्स को ऑटो इनरोल करने का प्लान बना रहे हैं। इसे ऑनलाइन करने के लिए 2 मिलियन यानी 20 लाख यूट्यूबर्स क्रिएटर्स की ज़रूरत है। अब 9 नवंबर को 2SB फीचर्स ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल 2 स्टेप वेरिफिकेशन को सक्षम करने के लिए सभी यूजर्स को ईमेल और इन ऐप वेरिफिकेशन भेज रहा है। मैसेज में कहा जा रहा है कि यदि वेरिफिकेशन प्रोसेस अनेबल नहीं है तो यह 9 नवंबर को ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का सीधा ये प्रोसेस होगा। गूगल लॉगिन का मतलब आपको अपने लॉगिन तक पहुंचने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप को
फॉलो करना होगा, यानी आपके अकाउंट की सिक्योरिटी पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। इस प्रोसेस के दौरान जब भी आप अपने गूगल अकाउंट पर लॉगिन करेंगे तो आप पासवर्ड के साथ OTP को भी ज़रूरत होगी। इसके बिना अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, यानी कोई भी आसानी से आपको अकाउंट को हैक नहीं कर सकता है। नगर क्षेत्र के 8 किलोमीटर के नियोजित शिक्षकों को 8% की शहरी आवास भत्ता। नगर क्षेत्र के 8 किलोमीटर की परिधि में आने वाले स्कूलों के नियोजित शिक्षकों की शहरी आवास भत्ता 8% मिलेगा। दरअसल नगर क्षेत्र के 8 किलोमीटर की परिधि में आने वाले स्कूलों के नियोजित शिक्षकों को शहरी आवास भत्ता 8% दिए जाने के मामले में सारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन मांगा था। इसके मद्देनज़र प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने सारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी मार्गदर्शन देते हुए कहा कि 11 अगस्त 2015 को जारी शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 1530 की कंडिका 2.5 में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को समय समय पर राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप घोषित महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि देने का प्रावधान किया गया है। इस आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्री प्रसाद ने सारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं तो DLED एवं BEd डिग्री धारकों के एक समान माने, ऐसा खबर था। शिक्षा बहाली मामले में राज्य के BEd डिग्री धारकों की बड़ी राहत। प्राइमरी स्कूल में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली का मामला है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए खबर के साथ, शिक्षा संबंधी, रोजगार संबंधी, कुछ मूवी ट्रेलर के संबंध में। आप इस चैनल पर विजिट करके आप अपनी काम की चीज़ को देख सकते हैं और रोजगार संबंधी जो भी टीचर्स की वैकेंसी आती है वो भी लेके आते हैं। तो इस चैनल पर बने रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि इससे मोटिवेशन मेरा मिलता है। धन्यवाद।